हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत की में आप सभी मित्रों का, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हम फिर से एक हिंदी के टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। जो समास है, जो आपकी 9 से 12 तक की जो क्लासेस होती हैं उनमें सभी में जो है इस टॉपिक को पढ़ा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं समास के बारे में। सबसे पहले हम समास की परिभाषा जानेंगे, समास के भेद जानेंगे और उसके बाद सभी भेदों की अलग अलग डेफिनेशन के बारे में जानेंगे और उनके एग्जाम्पल के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं समास। तो समास क्या है? समास की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। क्या है समास की परिभाषा? समास की परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ा जाता है या दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नए शब्द का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। तो ऐसा ही हमारे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द के निर्माण की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल में लिखा हुआ शिव प्लस भक्त। तो दो शब्द हैं, पहला शब्द है शिव और दूसरा शब्द है भक्त। तो ये कौन सा होता है? जिसमें दो पद होते हैं, एक प्रथम पद होता है, एक उत्तर पद होता है। प्रथम पद पहला पद होता है और दूसरा जो है वो उत्तर पद होता है, उत्तर पद। तो इस प्रकार से दो शब्दों के मेल से ही जो है आपका समास, जो शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। और जो समास के नियम से मिले हुए शब्द समूह से बना हुआ जो शब्द होता है उसको सामसिक पद कहते हैं। सामसिक पद से आशय है कि जो नए शब्द का निर्माण होता है, नए शब्द की उत्पत्ति होती है, वो सामसिक पद कहलाता है। और जिन दो शब्दों को जोड़ा जाता है, जो दो अलग अलग पदों को जोड़ा जाता है, वो पद विग्रह कहलाते हैं। ये चीज़ विग्रह है और ये समस्त पद है। ये चीज़ जाननी जरूरी है कि ये विग्रह है और ये समस्त पद है। चलिए आगे देखते हैं समास के भेद। समास के भेद जानने से पहले सबसे जरूरी चीज़ है ये कि सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि समास के 6 भेद हैं, लेकिन 6 के 6 नाम रखने, 6 के 6 के जो नाम है वो नाम रखने में बड़ी दिक्कत होती है, समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए एक ट्रिक के माध्यम से हम 6 के 6 के नाम याद रखेंगे। एक छोटी सी ट्रिक है, एक बार बस उसको याद रखना है, उसके बाद 6 के 6 समास के हम नाम याद रखेंगे। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी जो है अगर याद कर लेंगे तो बन जाएगी। देखिए क्या है, एक ट्रिक है आपका द्वंद्वी अवतक। अब ये द्वंद्वी अवतक क्या है? द्वंद्वी अवतक हमें एक छोटा सा वर्ड है, ट्रिक के रूप में बनाया गया है, इसी को हमें याद रखना है। जैसे प्रत्येक वर्ड जो है इसका एक समास के नाम को इंडिकेट करता है। अब जैसे सबसे पहला वर्ड है द्वंद, तो द्वंद में द्वंद्व समास बनता है। जो द्वंद वर्ड है इससे द्वंद्व समास बनता है। और इसके बाद द्वि जो शब्द है इससे द्विगु समास बनता है। ए जो वर्ड है इससे अव्ययी भाव समास बनता है। बै जो वर्ड आया है, बै से हमारा बहुव्रीहि समास बनता है। तय वर्ड से तत्पुरुष समास बनता है और कै वर्ड से कर्मधारय समास बनता है। सबसे आसान चीज़ हमारे सामने आ गई। केवल ये चीज़ याद रखनी है और सारे के सारे 6 के 6 जो समास हैं उनके नाम हम याद कर सकते हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत हमारे सामने नहीं आने वाली है। अब हम 1 बाय 1 करके इसकी डेफिनेशन पढ़ते चलेंगे। डेफिनेशन में क्या है देखते हैं क्या है, किस तरह से है। सबसे पहले द्वंद्व समास, जिस तरह से सीरियल वाइज हमने जो है वहाँ पर प्रकार लिखे थे, इसी तरह से सीरियल वाइज हम इनकी डेफिनेशन याद करते चलेंगे और समझते चलेंगे। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है ये द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की डेफिनेशन क्या है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा और शब्द का लोप होता है। और शब्द का लोप कैसे होता है ये चीज़ जाननी है। जैसे हमारे पास है, देखिए भीम अर्जुन, तो भीम अर्जुन ये एक हमारे पास शब्द है। तो इसका जो हम जब जैसे ही जो विग्रह करेंगे तो ये आएगा भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन। ठीक। अब इसके बाद दूसरा हमारे पास वर्ड है, दूसरा शब्द है हमारा भाई बहन। तो जो भाई बहन शब्द है उस भाई बहन को भी हम इसी प्रकार से विग्रह करेंगे, भाई और बहन, भाई और बहन। तीसरा शब्द हमारा क्या है? माता पिता। तो माता पिता को भी हम इस तरह से ही विग्रह करेंगे, माता और पिता, ये भी इसी तरह से। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द आएंगे जहां पर और शब्द का लोप होगा और सारे जो शब्द होंगे वो जोड़े में होंगे, एक दूसरे के साथ जो है एक जोड़ा बना हुआ होगा, वो जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। द्वंद्व का मतलब है जुड़ा हुआ, एक जगह जुड़े हुए जो शब्द हैं वो सारे के सारे जो है वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा समास क्या है? दूसरा समास है आपका द्विगु समास। अब द्विगु समास के बारे में हम समझेंगे। द्विगु समास क्या है? द्विगु समास क्या है? द्विगु समास आपका जो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। संख्यावाचक का मतलब उससे संख्या का पता चलता है पहले पद से। जैसे हमारा जो पहला जो वर्ड है वो है चौराहा। तो जैसे चौराहा है तो चौराहे का जो अर्थ बना है 4 रास्तों का समूह, यानी ये गिनती बनी है 4। तो 4 जो गिनती बनी है वो संख्यावाचक है, विशेषण, क्योंकि जो नंबर है, नंबर की जो काउंटिंग है वो आपकी विशेषण के अंतर्गत की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो चौराहा शब्द का जो अर्थ बना वो 4 रास्तों का समूह बना। तो गिनती आई, तो गिनती आई इसका मतलब द्विगु समास। दूसरा एग्जाम्पल नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। यहाँ पर नवग्रह का अर्थ आया 9 ग्रहों का समाहार। तो 9 ग्रहों का समाहार से मतलब आया जैसे 9 की गिनती आई है, तो 9 की गिनती आई, इसका मतलब यहाँ पर भी द्विगु समास। जहाँ पर भी हम गिनती की बात करेंगे वहाँ पर ही हमारा द्विगु समास आ जाएगा। कहीं पर भी
नंबरिंग आती है तो नंबरिंग का मतलब समझ लो कि आप द्विगु समास ही आएगा। ये द्विगु समास को पहचानने की सबसे आसान बात है कि जहां नंबरिंग की बात होगी वहीं द्विगु समास आएगा। अब तीसरे समास की बात करते हैं। तीसरा समास है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या है, इसमें सबसे पहला जो पद है वो अव्यय होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे भरपेट, भरपेट का जो विग्रह करेंगे तो विग्रह भरपेट जो शब्द है उसका जब हम अर्थ निकालते हैं तो क्या निकलता है, पेट भरकर। भरपेट का जो अर्थ निकलेगा पेट भरकर निकलेगा। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रतिदिन का जो अर्थ है वो हर दिन, रोज। फिर तीसरा है आजन्म, आजन्म का है जन्म भर। यह चौथा है यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब है शक्ति के अनुसार। सबसे जरूरी पहचान इस समास को जानने के लिए ये है कि इसमें एक देखिए स्टार्टिंग का जो वर्ड है, सबसे पहला जो पद है, सबसे पहला जो अव्यय है वो ऐसा है कि उसको जोड़ने के बाद, जैसे प्रति है, ये हमारा था प्रतिदिन, जैसे एक वर्ड था प्रतिदिन, तो प्रतिदिन जो वर्ड है प्रति प्लस दिन, ठीक है, आ प्लस जन, यथा प्लस शक्ति। एक जो पहला जो वर्ड है ये अव्यय है और जहां पर भी ये पहला वर्ड अव्यय मिलेगा वहां समझो अव्ययी भाव समास होगा। नाम से ही प्रकट हो रहा है, जहां अव्यय मिलेगा, पहला वर्ड अव्यय मिलेगा यानी पहला पद अव्यय मिलेगा, वहां पर क्या मिलेगा, अव्ययी भाव समास मिलेगा। जैसे अव्ययी भाव का तो नाम ही अव्यय से ही प्रकट हो रहा है, तो पहला पद जो अव्यय है वहां अव्ययी भाव समास होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास, ये बहुव्रीहि समास काफी महत्वपूर्ण समास है। इसमें से कहीं ना कहीं से बोर्ड परीक्षा में भी कुछ ना कुछ अवश्य आ जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। इस समास में जैसे प्रत्येक समास में दो पद होते हैं, पहला और दूसरा, दो पद होते हैं। जैसे मैंने बताया प्रथम पद और दूसरा होता है उत्तर पद, तो पहला पद और दूसरा पद, उनमें से सारे समासों में कोई ना कोई पद प्रधान होता है। लेकिन यहाँ जो ये बहुव्रीहि समास है इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है, मतलब कोई और ही पद प्रधान होता है। इसका मतलब यह है कि दोनों पदों का जो कोई तीसरा अर्थ निकलता है उससे हम पता करते हैं कि इसमें बहुव्रीहि समास है। और किसी समास में इस प्रकार की घटना घटित नहीं होती है, केवल बहुव्रीहि समास में ऐसी घटना होती है कि वो तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है दशानन। तो दशानन का अगर हमने विग्रह किया है, अर्थ निकाला है, तो दशानन का अर्थ क्या बनता है, 10 हैं आनन जिसके, ये ने जुड़ा हुआ है, क्यों है, 10 हैं आनन जिसके। तो 10 आनन, 10 सिर, आनन का मतलब है सिर, तो 10 सिर किसके थे, 10 सिर थे रावण के। रावण के 10 सिर हुआ करते थे, इसलिए तीसरा पद ही बन के आया है। तीसरा पद मतलब तीसरा शब्द अर्थ निकल के आया है। दशानन मतलब 10 हैं सिर जिसके, अब 10 सिर किसके थे, तो रावण के, तो तीसरा पद आया है, तो इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अब दूसरा वर्ड है लंबोदर। लंबा है उदर जिनका, लंबा है उदर जिनका, ये ध नहीं है द है, ये लंबा है उदर जिनका, तो किसका उदर, तो ये चीज हमें जो है पहले से पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता होगी तो हम गलती कर जाएंगे। तो लंबा है उदर जिनका, लंबा उदर किनका, तो लंबा उदर साहब गणेश जी का लंबा उदर माना जाता है, तो गणेश जी तीसरा पद है इसमें, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। इसके बाद तीसरा जो एग्जाम्पल है चक्रपाणी। चक्र है हाथ में जिनके, पानी कहते हैं हाथ में, तो चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिनके, तो किसके हाथ में चक्र था, विष्णु जी अपनी उंगली में सुदर्शन रखते थे, अपने हाथ पर सुदर्शन रखते थे, तो इस तरह से जो है यहाँ पर तीसरा पद जो बन के आया है वो विष्णु जी बन के आए हैं, तीसरा पद विष्णु जी के नाम से बना है, तो इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अब चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर है नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, अब नीलाकंठ किसका था, नीलाकंठ शिव जी का था। शिव जी ने विष पिया था जिस कारण जो उनका जो कंठ था, गला था, वो नीला हो गया था, इसी कारण उनको नीलकंठ कहा जाने लगा, तो तभी से इनको नीलकंठ कहा जा रहा है। और इसीलिए नीलकंठ का जो अर्थ बन के आया है, नीला है कंठ जिसका, मतलब जिसका गला नीला है, तो नीला गला किसका है भाई, और तो किसी का नीला गला नहीं है, शिव जी का नीला गला है, तो तीसरा पद जो बन के आया है वो शिव ही बन के आया है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसमें तीसरा पद प्रधान होता है। और सबसे आसान तरीका इसको जानने का एक और भी है कि जहां पर भी जिस शब्द का अर्थ निकालने के बाद हमारे पास इस तरह के वर्ड आते हैं, जिसके, जिनका, जिनके, जिसका, ऐसे शब्द जहां पर भी मिलेंगे समझो वहीं पर बहुव्रीहि समास होगा। ये भी एक समास को पहचान करने की आसान, सबसे आसान ट्रिक है। और बाकी तो आप अर्थ निकालोगे, तीसरा पद प्रधान होता है तो समझो बहुव्रीहि समास ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है, अब तत्पुरुष समास काफ़ी जो है क्रिटिकल मानते हैं इसको वैसे, लेकिन है नहीं। मैं देखो आपको डिफाइन करूंगा तो बहुत आसान लगेगा और काफ़ी जो है इसकी कई डेफिनेशन बन जाती हैं, क्योंकि इसके तत्पुरुष समास के भी कई सारे टाइप हैं, तो इसलिए थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन मैं डिफाइन करूंगा आपको बहुत आसान हो जाएगा, देखेंगे, देखो समझेंगे क्या। देखिए तत्पुरुष समास, इस समास में प्रथम पद गौण तथा द्वितीय पद प्रधान होता है। यहाँ पर कारक चिन्हों का लोप होता है। यहाँ प्रथम पद गौण है और द्वितीय पद प्रधान है, यानी तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी विशेषता है कि दूसरा पद प्रधान होता है। लेकिन अब सबसे पहले जानने की जो चीज़ है वो ये है, आप सबसे पहले इस चीज़ को जानेंगे। क्या चीज़ है साहब, जो आपकी ये एक कारक चिन्ह की मैंने टेबल यहाँ पर दिखा रखी है,
इस कारक चिन्ह को अगर किन्हीं के याद पहले से ऑलरेडी हैं या किन्हीं ने पहले से ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ रखी है, उनके लिए तो बहुत आसान होने वाला है। लेकिन अगर किसी ने ये नहीं पढ़ा है या ये पहली बार देख रहे हैं, तो एक बार इसको पढ़ लें, याद कर लें, तो सारे का सारा जो है तत्पुरुष समास बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि तत्पुरुष समास इतना आसानी से हम जो है याद कर सकते हैं। देखिए क्या था, हमें ये टेबल याद करना है। जैसे कर्ता है, कर्ता का जो चिन्ह है वो ने है, कर्ता कारक का जो चिन्ह नहीं है, कर्म कारक का को है, करण कारक का जो है से द्वारा है, संप्रदान कारक का को या के लिए, अपदान कारक का से अलग होना है, संबंध कारक का की के, ना नी ने रारी रे, अधिकरण कारक का मे पे पर, संबोधन कारक का है हे अरे भू संबोधन। तो ये कारक चिन्ह जो है सबसे जरूरी याद करने की चीज है। अब इनका देखो क्या काम आने वाला है, ये मैंने टेबल क्यों बनाई थी और इनका आगे जो है हमारे क्या काम चीजें आने वाली हैं ये देखते हैं। देखो देखिए, कर्म तत्पुरुष सबसे पहला टाइप होता है तत्पुरुष समास में, कर्म तत्पुरुष। अब तक कर्म तत्पुरुष क्या है, इसमें को चिन्ह का लोप होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था ऊपर, सबसे पहले जानने वाली बात यह है, क्या पढ़ा था, कर्म कारक का चिन्ह। अब कर्म कारक का क्या चिन्ह पढ़ा था, को पढ़ा था। कर्ता कारक का टाइप नहीं होता है तत्पुरुष में, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। अब कर्म कारक का चिन्ह क्या था, को था, समझे। इसीलिए देखो क्या आया है यहाँ पर हमने देखो वही आया है कर्म तत्पुरुष की डेफिनेशन में, इसमें को चिन्ह का लोप होता है, मतलब जो को वर्ड है वो लोप हो जाता है। देखिए क्या है, इसमें भी समस्त पद है और विग्रह है। अभी मैंने समस्त पद दिखाया, फिर विग्रह दिखाया। क्या है, बस चालक। अब बस चालक क्या है, बस को चलाने वाला। अब पहले तो तुम विग्रह देखो, अब विग्रह में क्या लिख रहा है, विग्रह में देखो लिख रहा है को, लेकिन जब उसका समस्त पद बना है तो यहाँ को गायब है? तो जब को गायब है इसका मतलब को चिन्ह का लोप हुआ है, को चिन्ह का लोप हुआ है इसका मतलब कर्म तत्पुरुष है। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं, माखन चोर। माखन चोर में देखिए को का लोप हो गया। कैसे, जब इसका हमने अर्थ निकाला माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाले का जब हमने समस्त पद बनाया है तो यहाँ को का लोप है, इसलिए यहाँ पर भी कर्म तत्पुरुष है। तीसरा क्या था, अब तीसरा है, देखिए तीसरा वर्ड है गगनचुंबी। अब ये गगनचुंबी है तो अर्थ निकला है गगन को चूमने वाला। और जब गगनचुंबी इसका समस्त पद बनाया गया तो को चिन्ह का लोप हो गया है यहाँ पर भी, इसलिए यहाँ पर भी कर्म तत्पुरुष ही है। अगला देखिए करण तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष का हमने पीछे भी टेबल में पढ़ा था कि करण तत्पुरुष में किस चीज का होता है, से द्वारा चिन्ह का लोप होता है। करण कारक के जो चिन्ह की पहचान है वो से द्वारा है। और इसी तरह से यहाँ करण तत्पुरुष में डेफिनेशन में भी जो है यही बनेगा कि से द्वारा जो चिन्ह है उसका लोप हो जाता है। समझेंगे कैसे लोप हो जाता है, जानेंगे, इसके बारे में देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, पहला है विग्रह में दे रखा मद से अंधा, जो है वो मदांध कहलाता है, मद से अंधा मदांध, तो यहाँ से चिन्ह का लोप हुआ है। अब से चिन्ह आता है किसके लिए है, करण तत्पुरुष के लिए, करण तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष के लिए से चिन्ह आया, देखेंगे करण तत्पुरुष में से द्वारा चिन्ह का लोप होता है, तो यहाँ पर से द्वारा चिन्ह का लोप हो गया है, इसलिए मतलब मदांध का मतलब है मद के द्वारा अंधा हो जाना। मद मतलब घमंड, कोई व्यक्ति घमंड के द्वारा अंधा हो गया, घमंड से अंधा हो गया, तो इसलिए जो है यहाँ पर से चिन्ह का लोप हो गया है। तो यहाँ पर क्या है, कर्ण तत्पुरुष है। दूसरा क्या है, हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखा गया। अब हाथ से द्वारा लिखा गया, हाथ के द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पर से द्वारा का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है, वो कर्ण तत्पुरुष है। अब नेक्स्ट देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में किस चिन्ह का लोप होता है, संप्रदान तत्पुरुष में को या के लिए चिन्ह का लोप होता है, इसलिए यहाँ पर देखिए पहचान करने की क्या पहचान है, समस्त पद और विग्रह में क्या क्या चीजें, जैसे हथकड़ी है तो हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी का मतलब हाथ के लिए कड़ी। अब यहाँ के लिए का लोप हो गया है जब हथकड़ी शब्द बना है। सत्याग्रह, सत्य के लिए किया गया आग्रह, तो के लिए चिन्ह का यहाँ भी लोप हुआ है, इसलिए सत्याग्रह बना है। तो ये इसको पहचानने का सबसे जरूरी जरिया है कौन सा, कि सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि कौन से चिन्ह का लोप हुआ। अब यहाँ क्या को या के लिए चिन्ह का लोप हुआ, इसलिए जो है ये जरिया बन गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में किस चिन्ह का लोप होता है, इसमें से अलग होने का लोप होता है। से अलग होना मतलब समस्त पद है और विग्रह, समस्त पद और विग्रह में देखेंगे, जैसे पथ भ्रष्ट है तो पथ से भ्रष्ट, यहां भी से अलग होने का जो है भाव आया है। पहले एक तत्पुरुष में एक समास में आया था से द्वारा, से द्वारा, वहां से द्वारा आया था, लेकिन यहां क्या है से अलग होना। कोई चीज एक से मतलब एक जगह से दूसरे अलग हो रही है, कोई चीज जो है एक से बिछड़ रही है, दूसरी अलग हो रही है। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे पथ भ्रष्ट, क्या हो रहा है, पथ से भ्रष्ट है, मतलब पथ से भ्रष्ट का मतलब अपने पथ से वो हट गया है, अलग हो गया है, भटक गया है, पथ से भटक जाना। तो जैसे पथ से भटका हुआ, तो यहाँ पथ भ्रष्ट क्या आया है, से चिन्ह का लोप हो गया है। अब जैसे ऋण मुक्त, ऋण मुक्त का मतलब हो गया है ऋण से मुक्त, तो यहाँ भी से चिन्ह का लोप हुआ है, मतलब ऋण से मुक्त का, अब ऋण उसके पास नहीं रहा, अब ऋण अलग हो गया है, तो किसी चीज का अलग होना ही तो है। तो किसी चीज का अलग होना मतलब अपादान तत्पुरुष, अपादान से मतलब ही क्या है, किसी चीज का अलग होना। देखो जैसे ये इसमें इसकी पहचान में लिखा हुआ है कि से अलग होना। अब ऋण क्या हुआ, ऋण व्यक्ति से अलग हो गया है, वो ऋण से मुक्त हुआ है, तो ऋण से मुक्त होने का मतलब हो गया ऋण से अलग होना। तो किसी भी चीज को अलग होने का मतलब जो संबंध आया है वो अपदान तत्पुरुष से आया है। अब अगला है संबंध तत्पुरुष। इसमें का की के, रारी रे, नानी ने, इन चीजों का लोप होता है। अब इसमें समस्त पद है विग्रह, जैसे घुड़दौड़, घोड़े की दौड़, पूंजीपति, पूंजी का पति, यहां पर भी जो आपका की का लोप हुआ है, यहाँ का लोप हुआ है। जैसे घोड़े की दौड़ तो घुड़दौड़ बन गया, का गायब हो, की गायब हो गया, पूंजीपति, पूंजी का पति, तो यहाँ पूंजीपति, तो यहाँ का खत्म हो गया है। तो इस तरह से चिन्हों के लोप हो गए हैं, और इस तरह से चिन्हों के लोप जहां पर भी हो गए हैं और
इन चिन्हों के लोप हो गए वहां संबंध तत्पुरुष बनता है। नेक्स्ट क्या है, अधिकरण तत्पुरुष। अब अधिकरण तत्पुरुष क्या है, इसमें मैं और पर कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे संबंध जो अधिकरण जो तत्पुरुष है उसकी पहचान है में, पे, पर, तो ये पहचान है। तो इसमें इस तरह के जो चिन्ह आएंगे तो समझो वहां पर जो है जिनका लोप हो जाएगा वहां अधिकरण तत्पुरुष होगा। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, समस्त पद दिया हुआ है, विग्रह दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है शरणागत, शरण में आगत, शरणागत शरण में आगत, तो में आया है तो में चिन्ह का लोप हो गया है, तो में चिन्ह का लोप हुआ तो यहाँ शरणागत हो गया है। फिर क्या है, जलमग्न, जल में मग्न, तो जल में मग्न हुआ तो जल में यहाँ भी में चिन्ह का लोप हुआ है, तो में चिन्ह का लोप हो गया तो इसका मतलब अधिकरण तत्पुरुष ही हुआ है। नेक्स्ट है कर्मधारय तत्पुरुष। कर्मधारय तत्पुरुष सॉरी अब आ गया नेक्स्ट कर्मधारय समास। यहाँ तक जो है तत्पुरुष समास के भेद संपन्न हो गए, समाप्त हो गए हैं। अब तत्पुरुष समास बहुत ज़्यादा मतलब कठिन नहीं था, बहुत आसान था, बस उसके भेद रखने जरूरी थे। और जो भेदों के नाम हैं वो आपके एकदम कारक चिन्हों के नाम से याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इस समास में पहले पद विशेषण, पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है और इसमें प्रथम पद गुणवाचक भी होता है। अब क्या है गुणवाचक, जैसे एक है समस्त पद, दूसरा है विग्रह। क्या है देखो, जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, क्या है महात्मा, महान है जो आत्मा। फिर इसके बाद है आपका पीतांबर, पीला है वस्त्र जिनका, पीला है वस्त्र जिनका, जो वस्त्र पीला है। फिर इसके बाद है नील कमल, नीला है जो कमल। सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ पर दो पद मिलेंगे। अब दो पद तो सभी में हैं, लेकिन यहाँ जो दो पद हैं उन दो पदों में जो है हमने एकदम ऐसा देखिए, अब तुलना सी होती दिखाई दे रही है। यानी विशेषण और विशेष्य, एक जो पहला पद है वो दूसरे की विशेषता बता रहा है। जैसे ये नील कमल है हमारा, पहला पद दूसरे की विशेषता बता रहा है। सबसे जरूरी जो है समझने की बात यह है, जैसे नीला है, नील कमल, नील कमल, तो नील कमल का जो क्या अर्थ आया है, नील कमल का जो अर्थ बना क्या है, नीला है जो कमल, नीला है, नीला है जो कमल। अब नीला जो कमल है वो नीला रंग जो है वो कमल की विशेषता बता रहा है। कमल नीले रंग का कमल है, तो नीले रंग का जो कमल है वो विशेषता बता रहा है कमल की, यानी कमल कैसा है, नीला है? अब यहां पर वस्त्र की बात है, वस्त्र कैसा है भाई, वस्त्र भी तो पीला है? वस्त्र क्या है? वस्त्र ऐसा समझ लो आप जो एक नाउन है, ठीक है, मतलब संज्ञा है वस्त्र। और पीला क्या है, पीला रंग है। पीला रंग कैसा है साहब, कि पीला जो रंग है वो आपका विशेषण है, पीला रंग विशेषण है। और जब पीला रंग विशेषण है और वो विशेषता बता रहा है वस्त्रों की, तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य की विशेषता बता रहा है, और विशेष्य यहाँ क्या हो गया, ये वस्त्र आ गया, विशेष्य वस्त्र आ गया। तो इस तरह से जो है आपका जो है कर्मधारय समास होता है। इसमें क्या होता है, उपमेय और उपमान को शामिल किया जाता है। उपमेय और उपमान, यानी पहला जो पद है, पहला पद को मान लिया जाता है कि वो उपमेय है, और दूसरा जो पद है उसको क्या मान लिया जाता है, उसको उपमान मान लिया जाता है। जैसे यहाँ ये उपमेय हो सकता है, उपमेय, और यहाँ पर ये उपमान हो सकता है। तो इस तरह से जो है यहाँ दो पदों पे काम होता है, और यही पहचान है इसकी। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे नील कमल है, नील कमल क्या है, नील कमल सॉरी हो गया नील कमल। चौथा जो है कमल नयन, कमल के समान नयन। अब कमल के समान नयन देखिए, कमल नयन, कमल के समान नयन, ये है आपका जैसे ये एग्जाम्पल है, तो कमल के जैसे नेत्र, कमल के जैसे नेत्र, कमल के जैसे नेत्र। यहाँ पर भी क्या हुआ है, दो पद हैं और दोनों पदों में मान लिया एक को उपमेय मान लो, एक को उपमान मान लो, कमल के जैसे नेत्र। तो यहाँ जो पहला जो पद है कमल, वो विशेषता बता रहा है किसकी, नेत्रों की, कि नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। पहला पद ने दूसरे पद की विशेषता बता दी है। इसीलिए यहाँ पर इस तरह से कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। और यहाँ पर समास की जो आपका जो ये टॉपिक था पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।